ओके चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। और एकदम फ्लैट मार्केट इस समय, निफ्टी करीब करीब 20 पॉइंट ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक जैसा मैं कह रहा हूँ, एक रेंज में फंसा हुआ है आज मार्केट। वेरी गुड आफ्टरनून। इंडेक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। थ्रू द डे हम ग्रीन में रहे हैं। एक चीज़ है, निफ्टी पूरे दिन ग्रीन में रहा है, एक बार भी रेड में नहीं आया है, ये पॉजिटिव है। लेकिन आज थोड़ा सा मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ थोड़ी सी गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा ख़राब है। और अगर आप देखें तो कुछ आईटी शेयर्स, कुछ फार्मा शेयर्स, कुछ केमिकल शेयर्स यहाँ पर बाइंग है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो इस समय इंडेक्स लेवल पर थोड़ा फ्लैट। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और अनुज, अब जरा निफ्टी और निफ्टी बैंक को समझते हैं। पहले निफ्टी की बात करते हैं। जैसे कि आपने फार्मा का जिक्र किया, आज सुबह आईटी पे हमारा काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ। क्या इस वक्त इंडिविजुअली, अब देखिए इंडेक्स क्या कर रहा है, आज आपने जैसे कि कहा कि आज कंसोलिडेशन के मोड में है, लाल में नहीं किया, लेकिन जो स्क्रीन पे था उसको रीगेन नहीं किया। तो ऐसे में इंडेक्स पे, निफ्टी पे अप्रोच, और क्या इस वक्त थोड़ा झुकाव आईटी पे, फार्मा पे इंडिविजुअली करें? इस वक्त व्यू क्या है निफ्टी पर? बिल्कुल, देखिए वीरू, आज सुबह जो एक बात हुई थी, पिछले कई दिनों से व्यू ये था कि जहाँ खुले वहाँ पे भी ले सकते हैं आप। आज सुबह भी मेरा व्यू ये था कि थोड़ा जहाँ खुले वहाँ एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें और थोड़ा सा साइड पे हट जाएं, क्योंकि मेरा व्यू ये है कि मार्केट में 25,300 से 25,500 का जो जोन है, ये फ्रेश एंट्री के लिए ठीक नहीं है। मतलब हो सकता है उसके बाद भी मार्केट चल जाए और इवेंचुअली अगर 27,000 आना है तो फिर तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आप एकदम प्योर रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेडर हैं तो ये जोन बाइंग का नहीं है। इस जोन में तो बाइंग नहीं होगी। बाइंग करने के लिए आपको थोड़ा करेक्शन चाहिए। वो करेक्शन कहाँ आ सकती है? या तो प्राइस करेक्शन ना आए, टाइम करेक्शन आ जाए। एटलीस्ट 2-3 दिन मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे। आज वैसे भी 13वां सेशन लगातार तेज़ी का। तो इसके लिए एक व्यू ये बन रहा है मेरा कि अब इन लेवल्स पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर तो 24,800 मिल जाए फॉर एग्जांपल, वो तो ब्लाइंड बाय होगा। अब वो नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, या नहीं आएगा मतलब नहीं आना चाहिए। तो क्या करें आप? तो वेट करें 25,100 से 25,200 का। ऐसी कोई डिप मिले तो थोड़ा वहाँ ले लें और उसके बाद तैयार रहें अपने ड्राई पाउडर के साथ कि अगर आपको 24,800 भी स्क्रीन पर दिख जाए कभी, तो वहाँ बाय करें। तो ये एक अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच ये है कि आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली जो अप्रोच अब तक काम कर रही है उसी से कंटिन्यू करें और अपना रोज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज बढ़ाते रहें। वो अप्रोच भी है, ऐसा नहीं है कि वो अप्रोच गलत है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर बड़ा पैसा आपने बना लिया तो एक बार अगर थोड़ा बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए 25,100 से 25,200 मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर आ गया तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरो, देखिए बैंक निफ्टी मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है। अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर रहिए। देखिए आज भी चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पर। इंट्राडे में भले ही एक आध बार आपको ट्रेड मिल रही है, दोनों साइड की ट्रेड इंट्राडे में मिल जाती हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें। बाकी बैंक निफ्टी से अवॉइड करें। हाँ, जो बात आपने की आईटी, आई थिंक आईटी में ठीक ठाक मूव्स हैं। आई थिंक फार्मा में ठीक ठाक मूव्स हैं। आई थिंक कुछ सेलेक्टेड केमिकल शेयर्स है वहाँ पर ठीक ठाक मूव्स हैं। तो या तो आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं या फिर आप उन सेक्टर्स पर फोकस करें जहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ है, वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। करेक्शन मिल जाए अगर आपको मार्केट में किसी वजह से 2-3 दिन की, तो वो एक अच्छा मौका होगा मेरे ख्याल से। फिर अगर आपने मिस किया है तो बाय करने के लिए। ओके, तो इंडेक्स पे ये है अप्रोच। निफ्टी बैंक पे और इंडिविजुअल पॉकेट्स पे यहाँ पे फार्मा और आईटी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं 2 स्टॉक्स का जिक्र करता हूँ, उसके बाद कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम में क्रम जानेंगे, समझेंगे। आज एक बार आप मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम को लेके आइए। एग्जैक्टली मैं इसी वक्त इसकी बात करना चाह रहा हूँ। ये एक इंट्राडे थ्रेशहोल्ड पॉइंट पे बैठा है। सुबह का स्विंग हाई इसने, मतलब फर्स्ट हाफ का काटा करीब करीब 12.10 का। अभी अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 2.5% ओआई घटा है। तो एक नज़र रखनी है हमें परसिस्टेंट सिस्टम पे। दूसरा स्टॉक में, मतलब आप देखिए इस वक्त शॉर्ट कवरिंग हावी है। निफ्टी आईटी एक बार फिर से दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके खड़ा हो गया। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे रखना चाहूँगा वो है एक बार फिर से एनबीएफसी स्पेस से, दैट्स चोला फाइनेंस। एक बार लेके आइएगा 1485 डे हाई पर, ऑल टाइम हाई 26 जून से लेके अब तक की पूरी सप्लाई ट्रेजेक्ट्री पार करता हुआ। हो क्या रहा है स्क्रीन पे? शॉर्ट कवरिंग। सितंबर फ्यूचर्स में लगभग 1.5% ओआई शेड हुआ, नजर रखिएगा चोला। और तीसरा स्टॉक जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा वो है एफएमसीजी बास्केट का दिग्गज। और ये एक एज है, याद रखिएगा, निफ्टी के लिए भी शायद प्रोवाइड करे ये, और वो है आईटीसी। बजट के दिन के बाद का जो हाई था वो इसने ऑलमोस्ट अब एक बार टच करने की कोशिश करी
और 511.45 पे ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रजेक्ट्री है, ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पे ये रोलिंग की। तो शानदार मूव और 511। बट मीनवाइल ये 3 स्टॉक्स हैं। अनुज के पास चलते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखने के लिए। और अनुज, ट्रेंडिंग स्टॉक्स बताइए। और ये अचानक आपके बोलते बोलते ये निफ्टी बैंक को क्या हुआ अनुज? एकदम से मूव आया ये बैंक के एक्सपायरी का। शायद आई थिंक सुबह आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी शॉर्टिंग हो गई थी। आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा शायद अब रिकवरी आ रही है वहाँ पर। आई थिंक ये आपके उस क्वेश्चन का जवाब होगा। बैंक निफ्टी के जो जहाँ तक मूव की बात है, एकदम से आईसीआईसीआई बैंक में मूव आया। एक बार उसको देख लेते हैं कि ये उसकी वजह से निफ्टी बैंक में मूव आया बिल्कुल। और करीब 150 पॉइंट ऊपर। ये सब चीज़ें खैर होती रहती हैं। अच्छा, निफ्टी में भी ठीक ठाक मूव आ रहा है इसकी वजह से। लेकिन ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं बीरो, सिंस आपने बात की तो पहले तेज़ी वाले शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद मंदी वाले शेयर्स पर आएंगे। सबसे पहले तेज़ी वाले बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, दोनों में शानदार मूव। बजाज फाइनेंस 2 दिन पहले हमारी स्पॉटलाइट में आया था, लग रहा था इसको देखकर कि ये तैयार है एक फ्रेश मूव के लिए। HCL टेक और बजाज ऑटो, ये 2 और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। और F&O में गुजरात गैस अभी भी टॉप गेनर, मैक्स फाइनेंशियल, SBI कार्ड और आदित्य बिरला कैपिटल। अब आते हैं मंदी वाले ट्रेंडिंग शेयर्स पर। यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स इंडेक्स में। और आउटसाइड द इंडेक्स ग्रैन्यूल्स इंडिया, डिक्सन टेक, इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया। इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया दोनों में ताबड़तोड़ सेलिंग हुई है, तो कुछ तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हुआ है। खैर एनीवे, चलिए अब आपको क्रम बताते हैं इस प्रोग्राम का। फंडामेंटल्स पर हमारे साथ SMIFS के शरद अवस्थी होंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे गावसर, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, राजेश पालबिया, शिल्पा राउत और अमित सेठ। 2:20 पर निमेश से जानेंगे एक बार फिर से गुजरात गैस और GSPC और GSPL में जो डील हो रही है इसका इम्पैक्ट। आज सुबह से ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव हैं। 2:30 पर आलोक बताएंगे एथेनॉल गाड़ियों को कैसे मिलेगा बढ़ावा, इस पर एक बातचीत होगी। 2:35 पर F&O एंट्री और एग्जिट नॉर्म्स में जो चेंजेस आए हैं इन पर बात करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया से। 2:50 पर बिग मार्केट वर्सेस में हमारे साथ DR चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी जुड़ेंगे। 3 बजे डीलिंग रूम शेयर्स, किन शेयर्स पर नज़र ये जानेंगे। 3:10 पर BTST STBT ट्रेड्स, ये इस समय आपके लिए इस कार्यक्रम का क्रम। बैंक निफ्टी करीब 170 पॉइंट ऊपर आया एकदम से, तो एकदम से मोमेंटम आया बैंक निफ्टी में। और जैसा मैं कह रहा था, कर्टसी ICICI बैंक। और एक बार ज़रा बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। हालांकि कंट्रीब्यूशन में आपको ICICI बैंक अभी भी टॉप पे शायद ना दिखाई दे, क्योंकि मूव जो है वो एकदम टुवर्ड्स द एंड आया है। लेकिन एक्सिस बैंक, इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन है, करीब 68-70 पॉइंट का। इनफैक्ट एक बार एक्सिस बैंक भी देख लेते हैं इंट्राडे, क्योंकि एक्सिस में अच्छे मूव्स आए। और उसके अलावा SBI, तो ये भी एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। तो खैर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, इस वक्त का ट्रेड आपका? गुड आफ्टरनून। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है आदित्य बिरला कैपिटल, AV कैपिटल। ट्रेड करा है करीब 225-85 के आसपास। ₹2 का स्टॉप लगाना चाहिए 224 का। फर्स्ट नियर टर्म टारगेट है 230 के, लेकिन मुझे लगता है कल भी ऊपर देखेंगे आप इसको, हायर जोन देखने को मिल सकते हैं आदित्य बिरला कैपिटल, ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। AB कैपिटल 225 पर आपका ये बाय कॉल है। स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ इस वक्त, अच्छा मूव यहाँ पे भी आ रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, एक्सिस बैंक पे खरीदारी करनी है। कंसोलिडेशन के बाद एक्सिस बैंक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं पिछले करीब 15-20 मिनट में। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1179 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1210 के टारगेट सेट करने हैं एक्सिस बैंक में। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 1200 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। ₹22 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें ₹18 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹30 के टारगेट सेट करने हैं। चलिए, तो ये इस समय एक्सिस बैंक का ये होगी मानस की ट्रेड। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी के लिए ट्रेड रहेगा कैनरा बैंक में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ पे 110 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में लॉन्ग रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 118 से 120। ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो 115 का कॉल ऑप्शन जो अभी ₹2.5 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹1 का रखिए, मुझे लगता है इसमें भी आपको अच्छे गेन्स आएंगे। ओके, कैनरा बैंक 112.43 पे बात करते करते इसी कार्यक्रम में अब तक 2 मेहमानों ने 2 बैंकिंग स्टॉक्स को यहाँ पे रिकमेंड किया है। एक फ्रॉम आई थिंक प्राइवेट बैंक्स और एक
पीएसयू बैंकिंग बास्केट से। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में मूव अच्छा रहा। डॉक्टर साहब एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो स्क्रीन पे रखिए, कुछ देर में इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बट यस, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में अच्छा मूव है यहाँ पर। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा एसआरएफ में एक अच्छा बेस बनाया है मूविंग एवरेजेस के ऊपर रिसेंटली, और वहां से स्टॉक एक अप मूव और एक अप थ्रस्ट दे रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न्स काफी पॉजिटिव है। इसका डेरिवेटिव का डेटा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 2596 का इसका प्राइस है। 2560 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2650 के। ओके राजेश सतपुते को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या पिक किया आपने? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मोमेंटम जो है वो पीएसयू बैंकिंग से ज्यादा प्राइवेट बैंकिंग में मुझे थोड़ा वन नॉट बेटर लग रहा है। तो इंडसइंड बैंक पे मेरी नजर है। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक में यहाँ पे जिस तरह से ये 200 डीएमओ को सरपास कर रहा है, तो अगर आप इसे देखें तो इसका जो मोमेंटम है वो सुबह से अच्छा है, मेंटेन है हमें टेक्निकली। अगर आप इसे देखें तो 1440 का लेवल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब तक ये 1440 का लेवल मेंटेन करता है तब तक इंडसइंड बैंक में मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक मोमेंटम मिल रहा है जिसका टारगेट 1480 का होगा, 1480 1485। सो इट्स बाय इन इंडसइंड बैंक। स्टॉप लॉस होगा 1435 का। ओके, इंडसइंड बैंक 1445 पे आपका ये बाय कॉल है। और इस बीच चलते हैं शरद जी के पास, आज के इस कार्यक्रम के फंडामेंटल मेहमान। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी इस वक्त प्रेफर्ड कॉल क्या रहेगी शरद जी? नमस्कार जी। ल्यूमैक्स ऑटोटेक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, 3500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और कंपनी लगभग आपके गियर शिफ्टर्स में एक मेजर प्लेयर है, 70% जैसा मार्केट शेयर है। और जैसे जैसे ऑटोमेटिक गियर की तरफ शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी एक गुंजाइश है। इसके अलावा कंपनी जो 3XO के लिए भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, वहाँ से भी उनको एक एडवांटेज मिल रहा है। रिसेंटली नए कस्टमर एक्विजिशन में एक सब्सिडियरी के थ्रू उन्होंने टाटा का बिजनेस भी उनको मिलने लगा है, तो वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट आने वाले समय में आनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादातर जो सब्सिडियरीज हैं, जो नई ऑर्डर बुक है, वहाँ ईवी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ईवीज, गियर शिफ्टर्स और नई लॉन्चेस में जैसे जैसे कंपनी को एडिशनल डिमांड, एडिशनल मार्केट शेयर मिल रहा है, हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ रेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। इनऑर्गेनिक ग्रोथ रेट्स पे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी कंपनी का फोकस है। अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप लाइन करीब 17-18% की CAGR से ग्रो करेगी। बॉटम लाइन में 30-35% जैसी CAGR रहनी चाहिए। FY26 में करीब 35 रुपए के आसपास की अर्निंग कंपनी रिपोर्ट कर देगी। और 18 से 20 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 650-650 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से ल्यूमैक्स ऑटोटेक। ओके, ल्यूमैक्स ऑटोटेक आपका बाय कॉल है, 524.80 पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल एक बार आप फिर से बोली क्या, ये निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, ऑल्दो पूरा निफ्टी बैंक का पूरा यूनिवर्स जो है वो भाग रहा है। इंडसइंड बैंक को देखिए, एक्सिस बैंक को देखिए। बट अनुज, अगर इसी स्पेस में बैंक निफ्टी में थोड़ा दाव खेलना भी हो, और अगर ये सोच के चलना हो आगे कि ये अंडर परफॉर्मेंस कभी तो कभी ना कभी कन्वर्ट होगी स्ट्रेंथ में, नॉट एग्जैक्टली ऑन इंडेक्स बट इंडिविजुअली कौन सा धड़ा ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल कौन सा है? ठीक है, क्या पीएसयू बैंक्स हैं उस लिस्ट में? बिल्कुल। पीएसयू बैंक्स में देखिए वीरो, एक चीज़ है, अगर आप एक चार्ट देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। हालांकि पीएसयू बैंक भी इस महीने काफ़ी गिरा है। इस महीने पीएसयू बैंक भी करीब 5% गिरा है। वैसे इस महीने मेरा मतलब पिछले महीने, ये तो खैर अब नए महीने की शुरुआत हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप इसको रिलेटिवली कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी से, तो फिर भी इसने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी पीएसयू बैंक इस साल करीब 23% चला है। और अगर आप अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे इस साल, तो बैंक निफ्टी करीब 6% चला है। तो ऑब्वियसली इंडेक्स के अंदर विद इन बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है बिटवीन प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स। अब इसका कारण क्या हो सकता है? आई थिंक एक कारण ये हो सकता है कि स्टार्टिंग वैल्यूएशन पीएसयू बैंकों की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। एक ये पॉइंट हो सकता है कि लोगों को लगता है कि अब जो रेट कट का सिलसिला शुरू होगा, तो जो इनका बॉन्ड पोर्टफोलियो है पीएसयू बैंकों का, वो शायद इनके लिए एक फ़ायदेमंद होगा। तो ये एक कारण हो सकता है। 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से पीएसयू बैंक्स फिर भी ठीक ठाक कर रहे हैं कंपैरेटिवली। हालांकि पिछले महीने पीएसयू बैंक्स भी गिरे थे, लेकिन रिलेटिव टू प्राइवेट बैंक्स
पीएसयू बैंकों में कम कमजोरी है या फिर रिलेटिवली स्ट्रेंथ है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, और एसबीआई लीड कर रहा है उसको, तो क्लियरली वो जब अगर लीडर चलता है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। ये क्लियरली आउट परफॉर्मिंग पॉकेट है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, पीएसयू बैंकिंग बास्केट, और लीजिए बात करते करते पीएनबी एट डे हाई, बैंक ऑफ बड़ौदा एट डे हाई, एसबीआई एट डे हाई, कैनरा बैंक एट डे हाई। और शरद जी, इनफैक्ट अच्छा जरा एक बार आदित्य बिरला ये भी लेके आइएगा, एबी कैपिटल लेके आइएगा। प्रकाश सर ने भी ट्रेड पिक किया था सर, बहुत अच्छी कॉल रही। स्क्रीन पे बात करते करते इस कार्यक्रम के शुरुआती कुछ क्षणों में ही ये काउंटर अब 226.48 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। शरद जी, आपका व्यू क्या है? मतलब ये पूरी की पूरी पिछले 1-1.5-2 महीने की तेज़ी जो है वो स्पॉन्सर निफ्टी आईटी ने की। निफ्टी बैंक काफ़ी हद तक स्थिर रहा, स्लाइटली विद आई थिंक एक छोटी सी रेंज में। आपका झुकाव कुछ पीएसयू बैंकिंग पे है क्या इस वक्त? अगर मैं इंडिविजुअली आपको 2 स्टॉक्स पिक करने को कहूँ, 1 या 2 विद इन निफ्टी बैंक, आपकी प्रेफर्ड चॉइसेस क्या रहेंगे? मेरा थोड़ा सा व्यू पूरा उल्टा है। मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में जो मेजर इम्प्रूवमेंट प्ले आउट करनी थी वो लार्जली प्ले आउट कर चुकी है। अब यहाँ से अनलेस एंड अनटिल ये बैंक्स ट्रांसफॉर्मेशनरी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करें अपने नंबर्स में, तब तक मुझे नहीं लगता कि अब जो प्राइस टू बुक मल्टीपल्स पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड आपको मिलेगी। हम लोग प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हमें लगता है वहाँ पे आपको अब यहाँ से आउट परफॉर्मेंस अच्छी देखनी मिलनी चाहिए विद इन द इंडेक्स भी और विद इन बैंकिंग स्पेस भी। और जहाँ तक पीएसयू बैंक्स में एक स्टॉक चुनने का सवाल है, तो बाकी अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है कुछ कुछ छोटे मोटे ट्रिगर्स आ सकते हैं, बट एसबीआई में अभी भी ट्रिगर्स ज़्यादा होंगे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पैक। अगर मुझे एक ही पे बेट करना हो तो मैं प्रेफरेबली एसबीआई पे बेट करूँगा। ओके, प्रेफरेबली आप एसबीआई पे बेट करेंगे। एसबीआई करीब 823 पर डे हाई पर। शिल्पा जी, मेरे ख्याल से अभी इस कार्यक्रम में इंडिविजुअली कॉल्स तो बहुत गई, बट एसबीआई पे बात नहीं हुई। एसबीआई पे मैम आपकी रीडिंग क्या है? जिस प्रकार के रोल ओवर्स इस बार एसबीआई लेके यहाँ पर इस सीरीज़ में आया है, और ये स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि इसने काफ़ी बड़ा टाइम जो है वो स्पेंड किया है। आई थिंक एंटायर अगस्त सीरीज़ अबव 100 डे और बिलो आई थिंक 10। आप एसबीआई को कैसे रीड कर रही हैं मैम? जी वीरेंद्र जी, जैसा आपने सही बोला कि काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया है ये 800 से लेके 820 के बीच में, तो ये जो 20 से 25 पॉइंट का रेंज है इसमें काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन से अभी भी मुझे लगता है स्टेबल है, बट इसमें एक अपसाइड थर्स्ट के लिए मुझे लगता है कि और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 830 पे भी कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिव हैं, फ्रेश एडिशंस भी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक बार मुझे लगता है 830 835 निकलेगा तो आपको 860 से 880 के लेवल्स आएंगे। अदरवाइज ये जो रेंज है यहाँ पे मुझे लगता है ट्रेंड ठीक है, तो किसी को अगर थोड़ा पोजिशनल प्ले लेना है तो आप इसमें एक्यूमुलेट कीजिए, लेकिन एक वो बोलते हैं ना तुरंत वाला ट्रेड, आपको थोड़ा थर्स्ट के लिए वो वेट करना पड़ेगा। 830 के ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो थ्रस्ट मिलता है, देखिए अभी क्या है, स्क्रीन पे स्विंग आ रहा है तो थोड़ा सा मैंने समय दे दिया, अदरवाइज क्लियर जिसे कहते हैं ना ब्रेकआउट केस, अभी भी वो स्क्रीन पे है नहीं। आई थिंक वो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आज के इस कंसोल्यूशन के दिन कुछ चीज़ें स्क्रीन पे होती हुई देख रहा हूँ, डेफिनेटली देख रहा हूँ। और 1-2 स्टॉक्स जो कि ठंडे पड़े हुए थे वो इस जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए, और इस क्रम में एक स्टॉक रखूँगा स्क्रीन पे, और मानस जी को रखिएगा। मानस जी, जरा अपनी इस एक फ्लैट और कंसोलिडेशन वाली ट्रैजेक्टरी से कमेंस बाहर निकलता हुआ 38-25 बिल्कुल शांत रहा, पूरा अगस्त बिल्कुल शांत। अभी आपका कमेंस पे टेक क्या है मानस जी? कोई डायरेक्शनल व्यू लेना चाहिए क्या यहाँ पर? देखिए, मेरा व्यू कमेंट्स पे पॉजिटिव है। हमने बीच में करेक्शन भी देख लिया, उस करेक्शन में ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, रिकवरी में अब 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो कम से कम जो रीसेंट हाई 39.25 के आसपास का था उसको वापस स्टॉक टेस्ट कर सकता है, तो करीब करीब 100-125 पॉइंट की रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 3740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3925 के आपको टारगेट सेट करना है। चलिए अब काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कैबिनेट ने एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस पर बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज़ के डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या खबर पिक कर रहे हैं आप?
जी गुड आफ्टरनून। दरअसल मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार के कैबिनेट में एग्रीकल्चर पर खास फोकस किया गया है। पिछले कैबिनेट आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस था, तो इस बार एग्रीकल्चर पर है और कुल मिलाकर 8 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, सूत्रों से जानकारी है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें औपचारिक जानकारी दी जाएगी। जो 8 प्रस्ताव है उसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है सबसे बड़ा प्रस्ताव। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल चीजों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एग्रीकल्चर के जो अलग अलग समूह हैं वहां पे यूपीआई पेमेंट या दूसरे डिजिटल टेक्निक का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जिसको मंजूरी दी गई है वह है नेचुरल फार्मिंग के लिए नेशनल मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन के तहत नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, इसके लिए इंसेंटिव किया जाएगा, इसको भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आईसीआर की सेंट्रल स्कीम थी, 6 स्कीम थी, इस 6 स्कीम को अगले 1 साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। 2025-26 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। ये 2021-22 से चली आ रही थी। ये जो 6 स्कीम है ये दरअसल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर है, एग्रीकल्चर एजुकेशन के ऊपर है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के ऊपर है, विज्ञान केंद्र को, कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने के ऊपर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको यहाँ पे मंजूरी दी गई है कैबिनेट में और इसकी औपचारिक जानकारी कुछ ही देर बाद जो है सो आपको दी जाएगी 3 बजे सरकार के द्वारा। ये इस समय लक्ष्मण जी की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आती हुई, तो ये एक अभी के लिए इन्फॉर्मेशन। लक्ष्मण जी, कुछ और भी अप्रूवल आ सकते हैं क्या इस कैबिनेट मीट में? कुछ और अनाउंसमेंट हो सकते हो? जी दरअसल एक सेमी कंडक्टर को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव था जिसको यहाँ पे मंजूरी मिली है, ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों से। ये सेमी कंडक्टर फैसिलिटी बनाने में वित्तीय मदद दी जाएगी। एक खास कंपनी है केन्स, अब सही उच्चारण कर रहा हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, KAYNES, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने प्रस्ताव दिया था कि सेमी कंडक्टर फैसिलिटी लगाने के लिए उसको फिस्कल इंसेंटिव दिया जाएगा। ये कंपाउंड सेमी कंडक्टर की मॉडिफाइड स्कीम है। उस स्कीम के तहत सरकार अलग अलग शर्तों के तहत कितना लगाना है, कितना जॉब क्रिएशन करना है, कितने दिन में प्रोडक्शन करेंगे, इन सारी शर्तों के तहत सरकार वित्तीय मदद देती है। तो उसको भी यहाँ मंजूरी मिलती हुई दिख रही है, जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है। तो ये सेमी कंडक्टर मिशन के तहत जो सरकार ने चलाया है उसकी तरफ एक बड़ा कदम होगा। इंस्टेक ये प्राइवेट नहीं, लक्ष्मण जी, ये लिस्टेड कंपनी उसी की बात हो रही होगी शायद, जो PLI कंपनी। हाँ, प्राइवेट नहीं है, नहीं ये प्राइवेट नहीं है, केन्स टेक्नोलॉजी इसका नाम है, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। तो हाँ, केन्स हाँ, तो टेक्नोलॉजी हमें तो हाँ प्राइवेट तो नहीं। ये एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, केन्स टेक्नोलॉजीज को भी एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी के लिए थोड़ा सा मदद देने का एक फैसला किया गया है। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी गुड आफ्टरनून, आपका कोई व्यू है क्या इन सब स्टॉक्स पर? केन्स, डिक्सन, ये पूरी की पूरी स्पेस जिसने आउट परफॉर्म किया है काफ़ी। देखिए डिक्सन नंबर वाली स्टोरीज तो मिक्स हैं बहुत सी चीजों का, बट इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है रन अप थोड़ा हद से ज्यादा ही हो गया इन स्टॉक्स में। केन्स में भी हमने काफी डिसेंट रन अप देखा है और ग्रोथ इन कंपनीज में अक्रॉस द बोर्ड ठीक ठाक रहनी चाहिए। बट टिपिकली आप अभी केन्स का भी एग्जांपल लें तो लगभग इस साल तो काफी 60% जैसी ग्रोथ रह सकती है अर्निंग्स में, अगले साल ऑनवर्ड्स भी 35-40% जैसी ग्रोथ रह सकती है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस के हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक 3 साल अगर FY27 के नंबर 100 के आसपास भी आप पकड़ लीजिए तो ऑलरेडी 47-48 टाइम ट्रेड कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल यहाँ से कोई नए ट्रिगर्स निकल के आते हैं जो फॉरवर्ड अर्निंग्स को और ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड करे, मुझे लगता है ये थोड़े रिस्की हो गए इन वैल्यूएशंस पे, जहाँ आप 3 साल फॉरवर्ड 45-50 टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, हालांकि ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रांग रहने चाहिए इन कंपनीज के आने वाले समय में। बस आपका कोई व्यू है स्टॉक पर, केन्स पर या फिर डिक्सन, एम्बर, इन स्टॉक्स पर?
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भाई सोमवार का दिन हल्के हरे निशान के साथ कामकाज। निफ्टी बैंक, पहले तो निफ्टी बैंक सुस्त था, थोड़ा बहुत निफ्टी बैंक भी ठीक है, 1/4% की उछाल की तरफ बढ़ चला है पिछले कुछ मिनटों में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा एक्शन यहाँ पे पिकअप होता हुआ। अदरवाइज लेगार्ड था आज, लार्जली सिर्फ आईटी, एफएमसीजी इस तरह की पॉकेट्स मदद कर रही थी, बैंक्स पस्त पड़े हुए थे अब थोड़ा बहुत हरकत में आते हुए। पर एक दिक्कत है, पिछले हफ्ते के सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स अदरवाइज क्या था, हर दिन निफ्टी में तेजी और ब्रेथ बहुत बढ़िया मजबूत थी, पर पिछले हफ्ते आखिरी में जाते जाते ब्रेथ गड़बड़ाई थी और आज भी डिक्लाइंस के फेवर में ही है। तो 2:3 का रेशियो कह लीजिए, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 60% इन रेड आज कामकाज करते हुए, तो थोड़ा सा ब्रेथ गड़बड़ाई हुई। खैर मार्केट्स का मूड चेक ले लिया जाए। देवेंद्र सर अब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। देवेंद्र सर हाय, गुड आफ्टरनून। देवेंद्र सर शायद ये बैक टू बैक 13th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन होगा जब भारतीय बाजार उछाल के साथ, मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स। ऐसे में एक हेल्थ चेकअप जरूरी था। क्या लग रहा है मार्केट्स देख के, सब ठीक है या थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया है? गुड आफ्टरनून आशीष। हमारे मार्केट की एक प्रक्रिया है, हाँ। जहाँ पे प्रॉफिट अच्छा मिलता है वहां पे बुक करो, जहाँ पे कम दाम में शेयर मिलते हैं उसके अंदर शिफ्ट करो। हाँ। तो ये जो प्रक्रिया है जिसको हम रोटेशन प्रक्रिया बोलते हैं, तो स्टॉक्स में से प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्टॉक्स में जाना वो बिल्कुल राइटफुल एंड जस्टिफाइड प्रक्रिया है। ट्रेडर्स ज्यादातर पसंद करते हैं प्रक्रिया को, मोमेंटम ट्रेडर्स इन पर्टिकुलर ज्यादातर पसंद करते हैं प्रक्रिया को। हमने पिछले दिनों में देखा कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, रिसर्च डिफेंस स्टॉक्स के अंदर, जहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। हम लास्ट वीक से देख रहे हैं कि ज्यादातर मनी शिफ्ट हो रहे हैं बीएफएसआई सेगमेंट के अंदर, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस सेगमेंट उसके अंदर और रिटेल फाइनेंस सेगमेंट उसके अंदर फंड शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर आप ये कंपनीज के वर्किंग देखें तो शायद उसके अंदर वैलिडेशन मिलता है, इंक्लूडिंग लास्ट क्वार्टर्स, कि कंपनी का कारोबार ठीक चल रहा है, ग्रोथ अच्छा आ रहा है। एट द सेम टाइम स्टॉक के प्राइस के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है कितने क्वार्टर्स से। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक ये बदलाव नहीं आया, इसलिए जो रिस्क लेना चाहते हैं इन्वेस्टर या ट्रेडर वो ये निगलेक्टेड स्टॉक के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर वैल्यूएशंस काफी ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, और एट द सेम टाइम मार्केट आपको नीचे लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये प्रक्रिया के हिसाब से फंड शिफ्ट हो रहे हैं बीएफएसआई में, और बीएफएसआई का वेट जो है वो निफ्टी के ऊपर ज्यादा होने के कारण आप नए लेवल के ऊपर निफ्टी को जाते देख रहे हो, एंड दैट इज वेयर द इंडेक्स तो मिरर है, रिफ्लेक्शन देता है वो। तो रिफ्लेक्शन के अंदर आपको बीएफएसआई की जो स्टॉक के दाम है वो अच्छे दाम दिखते हैं। सिमिलरली जो आईटी स्टॉक थे उनके अंदर भी यही प्रक्रिया से फंड शिफ्ट हुए थे, एंड टुडे यू आर सीइंग द रिजल्टेंट आउटकम इन मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज। जहाँ पे हमें प्रेफरेंस था मिड कैप आईटी के अंदर, वहाँ पे भी आई थिंक हमने एक अच्छा 10-15%, 20% जितना सम ऑफ द काउंटर्स के अंदर एक राइज देखा है। सो आई थिंक वी आर ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल विद द वे विच मार्केट इज वर्किंग, और ऐसा समझते हैं कि ये मार्केट के अंदर एपेटाइट अच्छी है। एट द सेम टाइम आई थिंक इन्वेस्टर चाहता है कि उसको नीचे के लेवल के अंदर रिस्क फ्री या कम रिस्क के ऊपर थोड़ा रिटर्न मिले। दिक्कत नहीं, ये आंकड़ों में मत जाइए, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी बाजार कंफर्टेबल है, एपेटाइट अच्छी है, खरीदार खड़े हुए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपने देवेंद्र सर बीएफएसआई की बात करी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, उसमें आप कह रहे हो इंश्योरेंस और रिटेल फाइनेंस वाली कंपनीज, इसको एक ब्रश से पेंट ना करूं, बैंक्स क्योंकि लेगार्ड रहे हैं वैसे इस मोमेंटम में, तो अगर क्या बैंक्स में वो कंफर्ट अभी भी नहीं आ रहा? एक जहन में मेरे डाउट है हो सकता है कि वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का चैलेंज हो रहा हो, जो शायद सबके सेंटिमेंट्स पे हावी हो रहा हो। बैंक्स अट्रैक्टिव हैं, सिलेक्टिवली अट्रैक्टिव हैं, या इस समय थोड़ा सा बाईपास ही करें उस पॉकेट को? आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि बिकॉज इट इज निग्लेक्टेड एक अच्छा मौका है, क्योंकि जो बैंक की साइज है, सपोज एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इवन फाइनेंस कंपनीज के अंदर जियो फाइनेंस, फॉर दैट मैटर आई थिंक बजाज फाइनेंस, ये जो कंपनी की बुक साइज है, ये बुक साइज आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक इज अ मीनिंगफुल बुक साइज।
और एक चीज डेफिनेटली है कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, एसएमई एमएसएमई के अंदर आई थिंक क्रेडिट ऑफटेक इज ऑन राइज। शायद सितंबर के अंदर जो क्रेडिट पॉलिसी के अंदर एक बार दाम घटाने की कंफर्मेशन मिल जाती है, तो मेरा ऐसा समझना है कि सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर आई थिंक क्रेडिट ऑफटेक वुड बी सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। और ये ऑफटेक हायर होती है तो मार्केट का नैरेटिव बदल जाएगा। आज जो मार्केट का नैरेटिव थोड़ा सर्कमस्पेक्ट है, मार्केट ऐसा सोचता है कि क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं रही है, डिपॉजिट ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आई थिंक लायबिलिटी फ्रेंचाइजी कॉस्टली हो जाएगी। आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक ये सिचुएशन बदलने में टाइम नहीं लगती है। एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मार्केट के अंदर बिकॉज दिस अंडरलाइंग स्ट्रेंथ इज देयर इकोनॉमी के अंदर, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए एक कॉन्ट्रा बाय लेना बहुत जरूरी बनता है। बिकॉज अगले 5 या 10 साल की भी बात करें तो इकोनॉमी की साइज जो हिसाब से बढ़ रही है, जो बिगर बैंक, बिगर एनबीएफसी कंपनी है, उनके लिए अच्छे दिन आने की संभावना पूरी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये कंपनी को जब भी मार्केट निग्लेक्ट कर रहा है तभी बाय करना चाहिए, और जब भी मार्केट उसको प्रेफरेंस देता है तभी अच्छी तरह से अपना मुनाफा लेना चाहिए। अच्छा देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेयरी स्टूडियोज से। ये जो मंथली सेल्स फिगर थी आपके आकलन के मुताबिक सबसे क्या इम्प्रेस किया आपको इस बार? मारुति के नंबर्स कैसे लगे आपको? और एक और चीज़, और आपका एक डेडिकेटेड व्यू टू व्हीलर स्पेस में, क्योंकि टू व्हीलर स्पेस में वाकई नंबर्स के बाद फोर्स थी। लुक एट हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई। अगर इंडिविजुअली अगर आप कुछ कमेंट कर पाए स्टॉक्स पे जो आज नंबर्स पे सबसे इंप्रेसिव लग रहे हैं आपको? तो वीरेंद्र आई थिंक गुड आफ्टरनून। ऑटो स्पेस के अंदर हमारा ध्यान डेफिनेटली आई थिंक वेरी पॉजिटिव है। मैं कोई 1 या 2 क्वार्टर के हिसाब से बात नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग टर्म फेज फॉर मोस्ट ऑफ द ओईएम कंपनीज। एक तरफ मल्टीपल इंजिन्स के साथ में जो व्हीकल्स आ रहे हैं, लाइक आई थिंक आईसीएक्स इंजन के बाद में मल्टी फ्यूल इंजन के बाद में ईवी के साथ में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। आई थिंक एक के बाद आई थिंक जो प्रक्रिया बनती जा रही है सीएनजी इंजिन्स, मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर के लिए समय अच्छा रहना चाहिए। दूसरी तरफ जो फंड्स एग्रीकल्चर के अंदर भी स्पेंड हो रहे हैं, और उसकी ज्यादातर संभावना है सेकंड हाफ में स्पेंड होने की, क्योंकि बजट का एलोकेशन अच्छी तरह से हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि रूरल इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक डिमांड बढ़ाने की क्षमता है। ऑलरेडी आप थोड़ी रिफ्लेक्शन देख रहे हो टू व्हीलर के अंदर, और टू व्हीलर के अंदर जैसे फ्यूल मीडियम चेंज होता है, जैसे बजाज ने अपने सीएनजी व्हीकल्स रखे हैं इन ऑल टू व्हीलर्स एज वेल एज 3 व्हीलर सेगमेंट इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल्स के अंदर, और जो हिसाब से ईवी का प्रोलिफरेशन टीवीएस और बजाज का बढ़ते जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ ओला, मैं ऐसा समझता हूँ कि लिस्टेड मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं उनके लिए टू व्हीलर का स्पेस है वो काफी हद तक रीएश्योरिंग दिख रहा है, एंड आई थिंक इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। दूसरी तरफ आप 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में देखें तो आई थिंक थोड़े बहुत डिमांड स्लो डाउन या ऑफटेक है, बट इन लोअर कैटेगरी ऑफ व्हीकल। इन प्रीमियम कैटेगरी ऑफ व्हीकल इंक्लूडिंग इन मारुति आप देखेंगे कि आई थिंक ऑफटेक स्लो नहीं हुआ है। मारुति, टोयोटा, होंडा काइंड ऑफ कंपनीज के अंदर प्रीमियम कैटेगरी में ऑफटेक स्लो नहीं हुआ है, विच मीन्स के कंज्यूमर की स्पेंड करने की क्षमता बढ़ी है। So we would be selectively very bullish about the entire space in auto space, और particularly हमारा जो bullishness के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा उसके अंदर कमर्शियल व्हीकल के अंदर रहेगा। कमर्शियल व्हीकल इज अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक द लार्ज स्केल implementation of infrastructure projects, including spending by industry in the building of the capacity and logistics, मैं ऐसा समझता हूँ कि कमर्शियल व्हीकल would be at least 2-3 years of next horizon which will be available from commercial vehicle, which would be very strong compared to everybody else in the auto space. अच्छा एक और चीज़, आई मीन क्रूड का रिट्रेसमेंट, क्रूड की कमज़ोरी, और बीते 1.5-2 महीने में देवेंद्र जी तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में ये ठंडक बनी रही, क्रूड का प्राइस जोन यही रहा। अभी आप इसका एडवांटेज किसे देना चाहेंगे? आई मीन पेंट कंपनियों को, या फिर जो इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज कैरी कर रहा है पहले से भी और अभी भी, दैट्स इंडिगो। क्या बेटर है इस प्राइस पे चेस करना क्रूड के एडवांटेज को देखते हुए? इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रूड ऑयल के दाम कम होने से एनर्जी की कॉस्ट घटती है, क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव की कॉस्ट घटती है। तो ये जो कंज्यूमिंग कंपनीज है
जो कंज्यूमिंग कंपनीज एनर्जी को कंज्यूम करती है, जो कंज्यूमिंग कंपनी क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव को कंज्यूम करती है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण फेज एंटर होने जा रहा है। बाद में आप स्पेशलिटी केमिकल लीजिए, आप पेंट्स लीजिए एक तरफ, या दूसरी तरफ आप मेटल और मेटल जैसी कमोडिटी को लीजिए कि जहाँ पे ज्यादातर प्रभाव एनर्जी कॉस्ट का है। ये एनर्जी कॉस्ट कम होने से एक तरफ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, दूसरी तरफ आपका, और इवन स्पेशलिटी केमिकल के अंदर भी डेरिवेटिव ऑफ क्रूड ऑयल के दाम घटते हैं तो उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी अच्छी चीज इकोनॉमी के अंदर ये हो रही है कि डिमांड सिनेरियो अपबीट है, काफी रोबस्ट है, और ये रोबस्टनेस रहने वाली है, ये जल्दी जाने वाली है, बिकॉज आई थिंक हमने अभी शुरुआत की है अच्छे समय के अंदर इकोनॉमी को लाने की। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 5-10 साल तक आई थिंक ये सिचुएशन काफी हद तक स्ट्रांग रहेगी। इन बिटवीन थोड़े बहुत करेक्टिव फेज इकोनॉमी में आते रहेंगे, बट वो इकोनॉमी के अंदर जो करेक्टिव फेज आते हैं उसके अंदर जो स्ट्रॉन्गर कंपनियां हैं उनके लिए समय बिल्कुल बेकरार रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये समय है सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करने का, ये समय है आई थिंक स्थिरता से इन्वेस्टिंग को पकड़ के बैठने का, ये समय है जिसके अंदर आपको पेशेंस रखनी है एंड एक्यूमुलेट करना है गुड क्वालिटी स्टॉक्स को। आई थिंक अगले काफी साल के अंदर आई थिंक ये रिटर्न अच्छे दे सकते हैं सिलेक्टिवली इफ यू हैव इन्वेस्टेड नाउ। आपने शुरुआत में आईटी की, इंश्योरेंस की बात करी थी, इस समय वही मूव्स आ रहे हैं। जरा दिखाइए HCL टेक को स्क्रीन्स पे। सुबह से तेजी थी और एकदम से तूल पकड़ना शुरू हुई है अब। ऐसे ही इन्फोसिस सुबह से ही, खैर आईटी मजबूत था, ये देखिए फ्रेश मोमेंटम अब पकड़ने की कोशिश करता हुआ। SBI लाइफ थोड़ा सा, ये देखिए इन्फोसिस, ऐसी SBI लाइफ लेकर आइएगा स्क्रीन्स पे, वो भी अब दिन के हाई की तरफ बढ़ रहा है। मानस है क्या? मानस जी, आप SBI लाइफ रेडी रखना, मैं आता हूं आपके पास। देवेंद्र सर, ये तो खैर आपने शुरुआत में बताया कि बैंक BFSI में ये पॉकेट्स, IT वगैरह में आप सिलेक्टिवली बाइंग आती हुई देख रहे हो। अगर इन लेवल्स पे नया पैसा डालना है, फ्रेश डिप्लॉयमेंट करना है, तो आपकी कंफर्ट गो टू पॉकेट्स कौन सी होंगी? कौन सी सेक्टर्स, कौन सी थीम्स अभी भी लगता है रीजनेबल वैल्यूएशंस पे, या फिर जिस तरह की ट्रेजेक्टरी उसको देखकर कंफर्ट आज भी लग रहा है? So without any doubt, I think most of the corporate banks, I think they look really reasonably okay to me. Most of the NBFC companies, retail focus NBFC companies में particular asset class focus नहीं बताता, जैसे गोल्ड फाइनेंस, उसको नहीं बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि जो रिटेल फोकस NBFC कंपनीज है जिनका कारोबार कंजम्पशन के साथ में जुड़ा है, बीट ऑटोमोबाइल, बीट वाइट गुड्स और बीट एनी अदर काइंड ऑफ पर्सनल कंजम्पशन प्रोडक्ट्स, उसके साथ में जिसका कारोबार जुड़ा है वो कंपनी के लिए समय अच्छा रहेगा। मैं मानता हूँ कि दे विल क्लॉक ग्रोथ विच इज एटलीस्ट 2 times फास्टर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ। So definitely, I think we remain absolutely very convinced and bullish about the prospects in the retail credit segment per se. Similarly, जो financial products है, जैसे इंश्योरेंस का प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट के अंदर हम समझते हैं कि आई थिंक समय बहुत अच्छा जाएगा एंड आई थिंक दोज कंपनीज विच आर नाउ रिफ्लेक्टिंग बेटर वैल्यूएशंस, क्योंकि उन्होंने 20 साल शायद बिजनेस के अंदर स्पेंड किया है। शुरुआत के समय के अंदर जो प्रीमियम एक्यूमुलेट करना था उसकी कॉस्ट बनी थी, भर चुके हैं। अभी के समय के अंदर नया प्रीमियम जाता है, उसकी कॉस्ट इक्वेट करते जा रहे हैं। आई थिंक एग्जिस्टिंग जो बुक बनी है उसके ऊपर उनको बेनिफिट मिलते जा रहे हैं बिकॉज कंपाउंडेड रिटर्न दैट दे हैव जनरेटेड इन द बुक्स। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि लाइक्स ऑफ LIC और फॉर दैट मैटर एनी अदर प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जिन्होंने 18 से 20% का न्यू बिजनेस प्रीमियम के अंदर ग्रोथ दिखाया है, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अगला 3 या 5 साल का अच्छा रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर बात है कि ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शायद थोड़े समय के लिए आपको ट्रेडिंग और मोमेंटम एडवांटेज मिल जाए, बट अदरवाइज ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी रहेगी। इन्वेस्टेड इन सम ऑफ दी गुड क्वालिटी इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक्स, पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। क्योंकि देवेंद्र सर, आप ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस बहुत अच्छे से ट्रैक करते हो। ये जो गुजरात गैस या इनफैक्ट कहें GSPC ने जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और उनके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का अनाउंसमेंट करा, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? क्योंकि ब्रोकरेजेस बहुत डिवाइडेड हैं। कई लोग कहते हैं हाँ वो होल्डिंग वगैरह, डिस्काउंट वगैरह था, वो सब चला जाएगा, इसीलिए एक्साइटिंग हो गया। कई लोग कह रहे हैं कि वो हमने दाव इसलिए लगाया था कि एक प्योर प्ले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन था, अब बिना बात के वॉलेटाइल अर्निंग्स हो जाएंगी, तो इसीलिए आज चल तो गया, लेकिन ब्रोकरेजेस ईदर वेज अलग अलग कमेंट्स दे रही हैं।
आप इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग लीजिए एक्सरसाइज को कैसे देख रहे हो ये गुजरात गैस के पर्सपेक्टिव से? ओके, गुजरात गैस के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ गुजरात गैस इनटू जीएसपीसी's बिजनेस वर्टिकल, मैं ऐसा समझता हूँ कि इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, क्योंकि टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आपने जो इंटीग्रेट किया है उसके अंदर आपको वैल्यू एक्रेटिव बिजनेस मिला है। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक यहाँ पे आपको कमानी या ईपीएस अच्छी तरह से मिले, ऐसी एक संभावना पूरी बनी है। मे बी जब भी डीप इंटीग्रेशन कंप्लीट होएगा अगस्त 25 तक, उनका जो मर्जर का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होएगा, उसके साथ में आई थिंक थोड़े बहुत नंबर्स ज्यादा अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इज अ लॉन्ग टर्म गुड कॉल। दूसरी तरफ देखें तो जीएसपीसी के अंदर आई थिंक जो हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ आई थिंक दे क्रिएटिंग सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ वर्टिकल्स इंक्लूडिंग इन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स व्हिच आर यूजिंग आई थिंक द गैस एज ए सब्सटेंस, उनके अंदर जो बिजनेस का डेवलपमेंट होना चाहिए तो काफी हद तक नहीं हुआ था। जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है उसके अंदर कैश जनरेशन सिग्निफिकेंटली लार्ज होता है, और वो बिजनेस जनरेशन कैश का जो कोर बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय होता है, तो डेफिनेटली आई थिंक द कंबाइंड कंपनी स्ट्रेंथ वुड बी ह्यूज। तो मैं शायद 4 क्वार्टर का नजरिए से कंपनी को नहीं देखना चाहता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखना चाहता हूँ कि इंटीग्रेटेड मॉडल जो है ये मॉडल मेरे ख्याल से आई थिंक काफी हद तक वैल्यू एक्रेटिव बनना चाहिए। So I would remain more confident about the prospects going forward than the short-term negative which some people are apprehensive about. ये अब पॉजिटिव है और बाजार उसी के चलते स्टॉक को आज रिवॉर्ड भी करता हुआ डबल डिजिट गेन्स के साथ। देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच आफ्टरनून में समय निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट सेक्टर स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए। मानस आ रहा हूँ आपके पास, एसबीआई लाइफ बढ़िया मूव्स दिखा रहा है आज। डायरेक्टर साहब इंटरडे चार्ट उठाइएगा, कैसी पोजीशनिंग, कोई ट्रेड वेड बन रहा है क्या इसमें? तो देखिए बिल्कुल ट्रेड बन रहा है आशीष जी, क्योंकि 3 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो चुकी है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1864 1864 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है एसबीआई लाइफ में, और टारगेट अब आपको 1950 1950 के सेट करने हैं। सकते हैं भाई इसमें ट्रेड, बढ़िया मूव्स की तैयारी 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। अच्छा आगे बढ़ूं कुछ ही देर में इस पैनल से, फिर अपने को बीटीएसटी एसटीबीटी जिसको जो पसंद आ रहा हो उस तरह के आइडियाज़ ले लेंगे। यतिन जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको डीलिंग रूम्स में क्या चल रहा है, वो लोग कहाँ नज़र रख रहे हैं। लेकिन पहले एस इन्वेस्टर विजय केडिया साहब का मानना है कि शेयर बाजार में लालच बुरा नहीं है, बशर्ते वो विजडम के साथ हो। सीएनबीसी आवाज के मार्केट गुरुकुल में बाजार में कामयाबी के एक से बढ़ के एक मंत्र उन्होंने दिए। उनमें से एक है कि अगर वेल्थ बनानी है तो किसी भी शेयर के पीछे की बड़ी स्टोरी पर फोकस करें, प्राइस टारगेट पर नहीं। सुनिए। ग्रीड रखना, बड़ा ग्रीड रखना, लेकिन विजडम के साथ में ग्रीड रखना चाहिए। तो अगर आप छोटे पैसे में अगर आप खुश हो गए, अगर समझिए 20 रन बना के अगर आप खुश हो गए, आप सेंचुरी तो नहीं बना सकते आप उसको। तो मेरे को ऐसे लगता है कि टारगेट नहीं रहना चाहिए। कि मेरे ये टारगेट है। मैं पर्सनली मैं गलत हो सकता हूं, तो इसी बोलकर केवाईसी इज इंपॉर्टेंट, आपका अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरा अपना अलग कैरेक्टर। आप कभी टारगेट नहीं रखते जब आप? मैं कोई टारगेट नहीं है मेरे पास में। जब तक स्टोरी है मैं उसके अंदर में जिंदा हूं। जब तक उसके अंदर में स्टोरी है उसके अंदर में है, तो मेरा कोई टारगेट नहीं है, प्राइस टारगेट नहीं, टाइम टारगेट, कोई टारगेट नहीं। मैं स्टोरी पे कर रहा हूं कि हाँ ये स्टोरी है, ये टेलीकॉम का सपोज कोई शेयर फॉर एग्जाम्पल, ये कब तक ये चलने वाला है। जैसे एयरलाइंस का ही है, तो मेरे को मन में याद है कब तक चलने वाला है, तो मेरे को लगता है ये शुरुआत है, ये समझो 10 साल चलेगी। मैं सोचता ही नहीं हूँ वो भाव क्या हो गया, शेयर्स का भाव 50% गिर गया, 25% गिर गया। ये तो सारे शेयर को गिरने वाले हैं शेयर, तो ऐसा नहीं है कि एक ही शेयर गिरने वाला, तो पूरा शेयर बाजार का हालत ऐसे ही होता है, गिरते सभी गिर जाता है यहाँ पे। बिल्कुल। तो मेरे को क्या करने का, ये लेकर दूसरा लूंगा वो भी गिर सकता है, तो गिरने से डरना नहीं चाहिए, स्टोरी खत्म हो जाए उस बात से डरना चाहिए। कन्विक्शन के साथ स्टोरी पर फोकस करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है शरद अवस्थी साहब आप बीटीएसटी के लिए जो आप टारगेट नहीं दोगे, आपको टारगेट देना पड़ेगा। लेकिन ये बात अलग है कि आप थीम्स पे फोकस करते रहिए। शरद अवस्थी साहब या बाकी एक्सपर्ट जो हैं अपने थोड़े से लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी देते रहेंगे, ताकि अपने को पता रहे कहाँ तक के लिए उस पर दाव लगाना है। खैर यतिन के पास चला जाए आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन गुड आफ्टरनून, कैसा मूड डीलर्स का और कहां उनकी नजर? गुड आफ्टरनून आशीष। और दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, एबीएफआरएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
ABFRL में ओपन इंटरेस्ट लगभग 4% से बढ़ा है और डीलर्स यहाँ BTST की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। उनको लगता है 325 से लेकर 330 तक के टारगेट्स इस काउंटर में बहुत जल्द देखने को मिलने चाहिए। तो एक बुलिश टोन के साथ डीलर्स इस पर्टिकुलर शेयर में तेजी कर रहे हैं और इसी के साथ पोजिशनली भी IDFC फर्स्ट बैंक में डीलर्स तेजी का रुख बना रहे हैं। उनको लगता है 80-82 रुपीज़ तक के टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। बाजार में ब्लॉक डील की रूमर्स तो हैं ही, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा स्टॉक है जहां HNIs भी खरीदारी कर रहे हैं और लोअर लेवल्स पे बिड भी लगा रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक ये डीलर्स की प्रेफर्ड बैंक लिस्ट में अपीयर हो रहा है। शुक्रिया यतिन। दो स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन पर रखे गए हैं, AB फैशन जो कि इस वक्त डे हाई पे 320 पे ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTST ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। क्लोज हमारा अगर 25,284 के रेंज में भी आ रहा है तो याद रखिएगा ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। बट निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में लाइकली टू भी अगर आप देखें क्लोज होगा। अब इसी मूड को, सेंटीमेंट को हमें कल कैसे कैरी करना है, ये ट्रेड्स को पिक करते हैं। अमित जी आप बताइए आज पहले क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरेंद्र जी, मैं इंडियन होटल्स लेके जाऊंगा। 2-3 दिन के फॉल के बाद स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है। इसमें 2-3 दिन का एक ऑर्डरली करेक्शन हुआ और आज स्टॉक वापस रिवर्सल दे रहा है ऑलमोस्ट 10 डेमा से। 657 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 672 के और स्टॉप लॉस रहेगा 650 का। इंडियन होटल 650 के स्टॉप के साथ तेजी करने का मन, कैरी करने का मन सेठ साहब का। गाबा सर कुछ और ढूंढा क्या? बिल्कुल, आज अभी दूंगा BTST, कल सुबह और एक दे दूंगा। अब चुना है मैंने, वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया लगता है एक अप्पू मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 5917, स्टॉप लॉस होगा करीब 5895, ज्यादा नहीं, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट 6000, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए ब्रिटानिया। ओके ब्रिटानिया 5919 पे आपका ये बाय कॉल है कल के लिए, मॉर्निंग के लिए। राजेश सतपुते जी आपको जलन काफ़ी हो रही होगी जब प्रकाश का बस ये कॉल दे रहे होंगे, बट होता है कभी कभी। बताइए आपकी कॉल क्या रहेगी इस वक्त की? वीरेंद्र जी देखिए, मैं फ्रैंकली मैं थोड़ा सा नॉन एफआईओ काउंटर देख रहा था, तो इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन जियो फाइनेंस। मुझे लगता है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट जियो फाइनेंस में आ रहा है। कैश काउंटर है एट लेवल ऑफ 348। मुझे लगता है कम से कम 370 375 तक का स्विंग मिलना चाहिए, तो एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, तो बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 338 का। मेरे ख्याल से पालविया साहब ने भी बाय कॉल दिया था जियो फाइनेंशियल्स पे। बढ़िया मूव्स बनने शुरू हैं। सतपुते साहब भी, हमारा ट्रेड बढ़िया ग्रिप में शायद आ चुका है ऑलरेडी और आप देखिए सतपुते साहब कह रहे हैं और तेजी की तैयारी। 8-8.5% का मूव है इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। बस ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड अगर लेने का मन बना रहे हो तो एक बार इसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिए, क्योंकि प्रोमोटर्स हमारे उनके सेम है। बार बार डिस्क्लेमर देना जरूरी है। पालविया साहब बढ़िया रहा जियो का वो आइडिया, अगला कौन सा? बिल्कुल, ऑलमोस्ट हमने 350 के आसपास के टारगेट्स हो जाए थे, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है और इंट्राडे में इतना अच्छा मूव मिलना तो आई थिंक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा होगा व्यूवर्स के लिए। अब जो स्टॉक पसंद आ रहा है BTST के लिए वो है AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। ये स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले 7-8 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है AB कैपिटल यहाँ से BTST किया जा सकता है। फ्यूचर्स में टारगेट आना चाहिए करीब 234 से लेकर 236 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 224 के आसपास। ओके मानस, आज आप क्या ट्रेड कैरी कर रहे हैं? फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, स्टॉक करेक्ट हो चुका है और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो रही है। तो एमएनएम फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 318 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 330 रुपए 330 के टारगेट सेट करेंगे एमएनएम फाइनेंस के फ्यूचर में। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, ये है मानस का BTST। शिल्पा जी के पास चला जाए। शिल्पा जी कौन सा आइडिया मैम? आशीष जी, आई स्टिक टू कमिंस इंडिया। मुझे लगता है ये ट्रेड 1-2 दिन के लिए बहुत ही स्ट्रांग है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो वो स्टॉप लॉसेस वो तो अपन, लेकिन उसमें इसका स्टॉप लॉस कर लें अपन ने, वो तब तो ऑप्शन में ट्रेड लिया था। किसी को अगर ऑप्शन के थ्रू ही राइट करना है।
ऑप्शंस में राइड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी अगर आपको करना है तो मुझे लगता है 3750 एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट है। इसी स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग बने रहिए, लाइक ए सेड की। ये मुझे लगता है 4200 तक का भी शायद ये सीरीज में आपको एक बार ये टिक दिखाए। बिल्कुल ठीक, कन्विक्शन जिसके साथ है उसी के साथ जाना है। वो कमेंस इंडिया, वो काउंटर जो अगले 1-2 दिन में शायद बहुत बढ़िया मूव्स देता हुआ नजर आया आपको। निफ्टी 45 अंक मजबूत, इन ऑल लाइकलीहुड हम 13th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन दिखा रहे होंगे मजबूती के साथ जब भारतीय बाजार बंद होंगे। और 13th तो मेरे ख्याल से फिर अब एक रिकॉर्ड ही हो जाएगा। लास्ट था, हाँ 13th तो हुए नहीं है शायद, मेरे ख्याल रिकॉर्डेड हिस्ट्री में तो नहीं देखा, याद है मुझे 13th सेशन हो जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा एक और भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन वीरो 280 के आसपास के टेक्स, थोड़ा बहुत बैंक्स ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, लेकिन ठीक है, लार्जली था वो कंसोलिडेशन का दिन हमारे लिए। अब वो हरे में बंद हो रहा है, बात अलग है। कैसे लग रहे हैं समीकरण निफ्टी के और साथ साथ निफ्टी बैंक के? इसे कहते हैं हरा है मन भरा है, 13वें दिन भी मजबूती के साथ खड़ा है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे इट्स 25280, ठीक है। देखिए आशीष, यहाँ पे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं करते, ये क्लोज ऑल टाइम हाई पे आएगा। देखिए जब हम इस शुक्रवार को ट्रेड खत्म करके गए थे और सोमवार को जब हम एंटर कर रहे हैं, एज ए डे ट्रेडर मैं ये मानता हूँ कि 25,200 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियरेस्ट पुट राइटर 25,200 पे ही खड़ा है और कॉल राइटर हैं 25,400 पे, 500 पे। हमें क्लोज मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो लॉन्ग अभी भी आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आज का थोड़ा सा अगर आप देखें पॉजिटिव क्लोज आ रहा है निफ्टी बैंक पे। तो माइट भी आशीष ये कंसोलिडेशन जो है वो कल भी चालू रहे, माइट भी परसों भी चालू रहे, बट विद इन दिस ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें तो जो स्टैट्स हैं मेरे पास उसके मुताबिक 25,400 500 पे कॉल राइटर्स हैं, 25,200 पे, 100 पे, 25,000 पे पुट राइटर्स हैं। निफ्टी आईटी का बिहेवियर मेरे हक में है, तो मैं अभी भी आई थिंक ये व्यू रखता हूँ एज ए डे ट्रेडर आपको फोकस वही करना है। आज का मेरा बेस क्या था? 25,213। आज का इंटरडे लो क्या है? 25,230। तो अभी एज ए डे ट्रेडर फोकस कीजिए, कोई बहुत बड़ी बेट ना लीजिए। नो डाउट अबाउट दैट 25,500 एक बहुत महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट जोन है। तो अभी आशीष निफ्टी बैंक उसी रेंज में ट्रेड कीजिए, निफ्टी को भी उसी रेंज में ट्रेड कीजिए। अभी बहुत दूर की बात नहीं करेंगे, जब तक 25,200 हमारे पास है, और निफ्टी बैंक में जब तक 51,100 51,200 हमारे पास है। मैं आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स लेके आऊँगा और ये स्टैट्स हैं आज के। देखिए आज क्या था बाजार में, इस स्क्रीन को देख के लग रहा है इवनली पॉइज्ड जिसे कहते हैं। 29 लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग 43 में, शॉर्ट लगभग 46 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 63 में। अब लॉन्ग्स कम थे, लेकिन शॉर्ट कवरिंग अगर आप इसमें जोड़ दें तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 70, 71, 72 की फिगर है। और लगभग अगर आप देखें 100 यहाँ पर प्रेशर पॉइंट्स थे। गुजरात गैस खबर का इम्पैक्ट था। लास्ट वीक से 2 स्टार प्राइस परफॉर्मर्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज में, आईटी में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, एचएफसीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। तो ये उसका अगर आप देखें तो एक धड़ा जो आज अच्छी तेज़ी लेके गया। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आदित्य बिरला कैपिटल में प्रकाश सर ने पिक किया। एसबीआई कार्ड्स शानदार ट्रेड था ये राजेश सतपुते जी का। बाकी आईसीआईसीआई लोमबार्ड, कैनफिन होम्स, चोला इन्वेस्टमेंट। आपको ये 2 स्लाइड्स देख के ये क्लियरली एक सेंस मिल गया होगा कि एनबीएफसीज जो हैं, आई थिंक अभी हम बात ये कर रहे हैं ना कि बैंक्स नहीं चल रहे हैं, बैंक्स नहीं चल रहे हैं, बट लुक एट एनबीएफसीज। आप सारे के सारे फाइनेंशियल स्पेस को देखिए, वो मूव देता हुआ। और अलॉन्ग विद दैट अगर आप निफ्टी आईटी के 170 पॉइंट को मिलाएं तो चीज़ें इतनी खराब नहीं है। बाकी बैकफुट पे क्या था? इंडस टावर्स शॉर्ट बिल्डअप, हिंदुस्तान कॉपर शॉर्ट बिल्डअप, एबीबी शॉर्ट बिल्डअप। बट आज कैपिटल गुड्स में दिन था कमिंस का, वहाँ स्ट्रॉन्ग मूव थे। बाकी ग्रेनुअल्स, वोडाफोन आइडिया, डिक्सन, ग्लेनमार्क और क्रॉम्पटन ये आज बैकफुट पे नजर आए। क्लोज राजेश पालवे जी, आपके मुताबिक इस ट्रैजेक्टरी का ये क्लोज कैसा रहेगा? एक सेंस आपका इंडेक्स पे, निफ्टी पे स्पेशली। आई थिंक वीरेन जी, हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी और 25,400 जैसा कि हमने ओपनिंग में भी बताया था कि वहां तक हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। काफी कॉन्फिडेंट है पुट राइटर्स 25,200 25,100 की स्ट्राइक के, तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। पोजीशन कैरी की जा सकती 25,200 के ही स्टॉप लॉस को हम अभी फॉलो करेंगे जब तक इसके ऊपर है। 25,400 के टारगेट हम लेके चल रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा
हायर साइड से फिसलते हुए दिखा, ये एक इम्पोर्टेंट होगा देखना। हालांकि हम बहुत ज्यादा नहीं फिसले, 51,500 जो कि एक मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। वो लेवल को निकाल ले अगर एक बार बैंक निफ्टी, तो यहाँ एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग का हम वेट कर रहे हैं, वो आते हुए दिख सकती। तो 51,500 का लेवल देखेंगे कल के सेशन में, अगर वो क्रॉस होता है तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा। ओके एक बार जरा डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। देखिए क्लोज ये बहुत अच्छा नहीं है और आप कह सकते हैं कि इट्स हार्डली 90 पॉइंट्स, लेकिन जिस जोन से फिसला वो एक बार फिर से कॉल राइटर्स का जोन है। बट एटलीस्ट ये 90 पॉइंट्स देने में भी सक्षम हम कैसे हुए? एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक आई थिंक इस दौर का सबसे बेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक रहा। SBI ICICI बैंक, लेट्स सी आई मीन कल ये क्या करता है। बट आज अगर आप HDFC बैंक बैकफुट पे था, उसके उलट सारे बैंक्स मोमेंटम काफ़ी जनरेट कर रहे थे। लेकिन क्लोज जहाँ तक इंडेक्स का है वो उतना प्रभावशाली नहीं है। बट स्टिल एक्सिस बैंक आज का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर रहा। बाकी आज केमिकल्स, बाकी आज IT। बट आशीष इसमें कोई राय नहीं कि इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स अगर आप आज कल या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें, NBFCs, लुक एट B2, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सुपर स्विंग। आशीष उनके आम की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है तो आज जोश मारना ही था, आने वाला है IPO। खैर एक वायदा बैन का अपडेट दे देता हूं, उससे बाद दिखाता हूं आपको किस तरह की क्लोजिंग हो रही है। हिंदुस्तान कॉपर वायदा बैन में जाने की शायद तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस समय 102% पोजीशन बनती हुई, तो ये शायद कल सुबह आपको FNO के कर्व में नजर आए। चलिए स्क्रीन पर ले चलता हूं आपको। ठीक है, 30-35 पॉइंट का उछाल भाई। एक समय हम लोग शुरुआत की तो मेरे ख्याल से 100 पॉइंट तक मजबूती दिख गई थी, पर इन ऑल लाइकलीहुड जैसे मैं कह रहा था 13th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, लगातार पिछले 13 कारोबारी सत्रों से मजबूती के साथ, उछाल के साथ, बढ़त के साथ कामकाज, अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड। अब तक मेरे ख्याल से ऑन अ ट्रॉट 13 ट्रेडिंग सेशन हमने मजबूती नहीं दिखाई है। निफ्टी बैंक फ्लैट ही रहा है, लैकलस्टर रही है। कल का आज का ट्रेडिंग सेशन भी सिमिलरली ठंडा। एक दिक्कत आ रही है, रह रहे के ब्रेथ की वीकनेस, मार्केट ब्रेथ कमजोर होना। आपकी स्क्रीन पे मिड कैप्स 1/4%, स्मॉल कैप 1/3% दबाव में, और ब्रेथ डिक्लाइंस के फेवर में 60% शेयर, जैसे मैं बता रहा था, इन रेड कामकाज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों से मामला अटक रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए क्विकली आपको दिखा देता हूं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। खैर आज मदद कर रहा था कोई IT खास तौर पे 1/3% उछाल के साथ। सरकारी बैंक जिसकी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, पालवे साहब जब जुड़े थे तब भी चर्चा हुई थी, 0.5% का उछाल था। फाइनेंशियल्स बेहतर कर गए, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस आ गया, इसमें बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस आ गए, जिसकी वीरू बात कर रहे थे, वो बेहतर करे। बैंक्स थके हुए थे, बाकी पॉकेट सरकारी बैंक उसमें अलग कर दूं, उसमें फाइनेंशियल अलग कर दूं, वो बेहतर करके गया आज की ट्रेडिंग सेशन में। और एक पॉकेट FMCG हाईलाइट थी, आज सुबह से मजबूत थी, फाइनली सबसे अच्छी मजबूती, 3/4% से ज्यादा का उछाल FMCG ने डिलीवर करा। चलिए अब प्लेट फ्लिप करिएगा। मेटेरियल्स, फार्मा, खास तौर पे वही दोनों सबसे ज्यादा दबाव दिखा रहे हैं। अब निफ्टी का हीट मैप दिखा देता हूं, निफ्टी के 50 स्टॉक्स वीकली दिखा देता हूं। प्रेशर में खास तौर पे लार्सन एंड टूब्रो, HDFC बैंक, भारती, मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वेटेज के लिहाज से इन्हीं ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट करा। मजबूत क्या था? बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, निफ्टी के टॉप गेनर्स। मजबूत क्या था? सिलेक्टिवली IT। सिलेक्टिवली इसलिए कह रहा हूं कि TCS तो आपको लाल में नजर आया होगा, लेकिन ऊपर HCL टेक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, तो IT ने आज सपोर्ट करा लार्जली। ITC 1.5% के उछाल के साथ निफ्टी का एक टॉप गेनर था, कंट्रीब्यूशन के लिहाज से भी टॉप परफॉर्मर था। टाइटन, भारती, ये सब कुछ पॉकेट्स थी जो फिर भी थोड़ा बहुत डिसेंट करके गई। ये आज की कहानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और निफ्टी का गेनर था, 0.5% का मूव, लेकिन वेटेज के लिहाज से इसने भी काफी आज ट्रेडिंग सेशन में मदद करी। खैर यह समीकरण प्रोविजनल क्लोज आपकी स्क्रीन पे 273, फाइनली 38 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद होते हुए हम सोमवार के दिन। आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट करे गए थे, उनमें से जो जो बेहतर परफॉर्म करे हुए हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये आई मिस्टर वाजपेयी की टीम, NHPC, SJVN, वो नवरत्न का दर्जा, बजाज फाइनेंस सुबह ही मेंशन कर रहा था, निफ्टी का टॉप गेनर भाई साहब।
GSPL वो स्वैप रेशियो इनके फेवर में था, ये सुबह बातचीत हुई थी गुजरात गैस वाले मामले में, 0.4% मजबूत। खैर गुजरात गैस अपने आप में चल गया तो ये स्टॉक वैसे ही स्पीड होता चला जाएगा क्योंकि इसके स्वैप का फायदा मिलेगा इसको लगातार। ग्लोबल स्पिरिट्स, गावस्कर के रडार पे आज यूनाइटेड स्पिरिट्स था, तो अपने रडार पे ग्लोबल स्पिरिट्स था, 0.4% मजबूत। NMDC टाटा मोटर्स दबाव में, और रेलटेल भी मेरे ख्याल से उनमें से है जिसमें वो नवरत्न का दर्जा मिला था, तो उसका फायदा इस स्टॉक को मिलता हुआ। ये आज सुबह 7:30 बजे जो स्टॉक डिस्कस हुए थे आपकी स्क्रीन पे। लेकिन वीरो, आज के शो को यहीं समेटा जाए क्योंकि ब्रेक के उस पार कमोडिटीज पे कई सारी क्वेरीज भी सॉल्व होने वाली है। कल सुबह मैं और वीरू आपसे मुलाकात करेंगे 6:57 पे। आप कुछ कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आज का दिन दंगल के नाम रहा, कल मंगल की बारी, और 8 बजे मुनाफे की तैयारी, और सुबह 6:57 पे मॉर्निंग कॉल। यस, मिलते हैं सुबह से मुलाकात। लेकिन आप चैनल पे बने रहिए। अभी तो एक स्टॉक मार्केट बंद हुआ है, कमोडिटीज मार्केट खुले हुए हैं, ब्रेक के उस पार उसका पूरा एक्शन आपके लिए। नमस्कार।